So our question number 1 is, among the alkali metals the most abundant metal is. तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट एबंडेंट एल्कली मेटल कौन सा है। तो आपको बता दें कि अगर कुछ बोला ना गया हो और एबंडेंट मेटल पूछा गया हो तो आप मान लीजिएगा कि अर्थ क्रस्ट में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लिथियम एंड ऑप्शन डी सीजियम। तो ये एनसीईआरटी का सीधा सा लाइन है, यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम। Next, our question number 2 is, select the correct statement. Option number A, density of alkali metals regularly increase in moving down the group from lithium to cesium. तो इसका मतलब है कि अगर हम लिथियम टू सीजियम डाउन द ग्रुप जाए एल्कली मेटल्स में तो डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और कि जो पोटेशियम की डेंसिटी होती है, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर द लार्जेस्ट इन देयर हॉरिजॉन्टल पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। तो इसका मतलब है कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाए तो एक सिंगल पीरियड में ग्रुप 1 एलिमेंट्स का साइज सबसे बड़ा होता है नोबल गैस को छोड़ के। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएं तो न्यूक्लियर पुल की वजह से साइज लगातार डिक्रीज होती जाती है। ऑप्शन नंबर सी, द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स का, वो डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार इंक्रीज करता है। ये ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियर पुल उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर डी, एल्कली मेटल्स आर मोर हार्डर देन द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एल्कली मेटल्स हार्डर नहीं होता, ये तो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स इज ड्यू टू। तो हमें बताना है कि जो एल्कली मेटल्स में जो सिमिलरिटी है प्रॉपर्टी में, यानी कि प्रॉपर्टी एक जैसे हैं, उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन नंबर ए, दे आर सेम एटोमिसिटी। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन का भी एटोमिसिटी 2 होता है, यानी कि वो दोनों भी डायटोमिक होते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, इसलिए एटोमिसिटी से प्रॉपर्टी का कोई उतना लेना देना नहीं है। सो ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ, ये एक मेजर फैक्टर है, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ही ज़्यादातर डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नॉन मेटल होगा, 4 से कम होगा तो वो मेटल होगा, अगर मेटल भी होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ही ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है। फिर भी ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, सिमिलर एनर्जी ऑफ वैलेंस शेल। तो आपको बता दूं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो वैलेंस शेल लगातार चेंज होती रहती है, जैसे कि 2s 3s 4s ऐसे करके, और उन सब का एनर्जी बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ सिमिलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल का जो क्वांटम नंबर होता है, यानी कि 4s 3s, तो वो लगातार चेंज होता रहता है, वो सेम नहीं रहता। सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एल्कली मेटल्स आर। ऑप्शन नंबर ए, वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें बताना है कि एल्कली मेटल्स इन चारों में से कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको बता दूं कि एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स को कहा जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम,
इन सभी को, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ज़्यादातर ये उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना जाता है। तो अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो दूसरों को बहुत स्ट्रांगली रिड्यूस करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, आवर क्वेश्चन नंबर 5, द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी मेटल के 1 मोल को ले और पानी में उनको डालें तो कितना एनर्जी रिलीज़ होता है। होता क्या है कि अगर हम कोई भी मेटल्स को पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस वजह से सर्टेन एनर्जी रिलीज़ होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो चार्ज तो सब में सेम ही रहता है, लेकिन साइज़ के बढ़ने की वजह से उसका डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि चार्ज उतना ही है लेकिन साइज़ बढ़ गया है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाता है। सो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग आयनिक साइज डाउन द ग्रुप। हाँ, ये ऑप्शन सही है क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनिक साइज बढ़ता रहता है और आयनिक साइज बढ़ने के कारण जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन द ग्रुप, ये सही नहीं है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है। रिमेन सेम विद एन इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम एंड देन इंक्रीज फ्रॉम रुबिडियम टू सीजियम। हाँ, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये जो डिक्रीज होता है वो रेगुलर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग विद द कलर ऑफ फ्लेम। तो यहाँ पे कुछ एल्कली मेटल्स दिए हुए हैं और इनका फ्लेम टेस्ट में कुछ कलर्स के लिस्ट दिए हुए हैं। तो हमें मैच करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल के साथ कौन सा कलर होता है। ये फ्लेम टेस्ट का मतलब एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे जो ये होता इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हीट एनर्जी की वजह से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कलर्स इवॉल्व करते हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं। तो लिथियम का होता है क्रिम्सन रेड कलर, मतलब लिथियम को अगर हम फ्लेम टेस्ट करें तो क्रिम्सन रेड कलर आता है। सोडियम का गोल्डन येलो कलर आता है। पोटेशियम का वायलेट और लिलैक कलर आता है और रुबिडियम का रेड वायलेट कलर आता है। सो फिर से देख लेते हैं। लिथियम का आता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का आता है गोल्डन येलो, पोटेशियम का आता है वायलेट और लिलैक एंड रुबिडियम का आता है रेड वायलेट। सो और क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि अगर हम मोल्टेन NaCl की जगह पर एक्वस सोल्यूशन ले लें तो एक्वस सोल्यूशन का जो H2O में से प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, सोडियम मेटल प्रिपेयर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम मेटल कैन बी केप्ट अंडर इथाइल अल्कोहल। नहीं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि सोडियम जब कोई भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एल्कोक्साइड बनाता है, यानी कि अगर इथेनॉल के साथ रिएक्शन करें तो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। तो हम इथाइल अल्कोहल में सोडियम को ऐसे नहीं रख सकते। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम मेटल इज इंसोल्यूबल इन लिक्विड NH3 एट लो टेम्परेचर। नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि हर एल्कली मेटल ही लिक्विड एमोनिया में सॉल्यूबल होता है और एक ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूशन होता है और
ये पूरी तरीके से सॉल्यूबल होकर एक पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन देता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। एलिमेंटल सोडियम इज़ इजीली ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एलिमेंटल सोडियम होता है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इजीली उसको लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो हम अपने 8th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। इसका मतलब है अगर हम डाउन द ग्रुप जाए लिथियम से सीजियम तक, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस ऑफ मेटल्स, ऑप्शन नंबर सी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है और न्यूक्लियर पुल कम होता जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम होता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, उसे सेम रीज़न की वजह से मेटल का हार्डनेस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर सी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हाँ क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर पुल बढ़ने के कारण जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होता, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज के बढ़ने की वजह से डिक्रीज होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस रिप्रेजेंट द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में हमें बताना है कि कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आपको बता दो कि एस ब्लॉक एलिमेंट होने का क्राइटेरिया ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाना चाहिए। तो देखते हैं इनमें से ऐसा किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्गन 3d10 4s1। तो यहाँ पे आपको देखकर लग रहा होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, लेकिन जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है तो ये डी शेल एस शेल के बाद भरता है, तो देखने में लग सकता है, लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं डी में जा रहा है। सो ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी नियॉन 3s2 3p1। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं पी में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हीलियम 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पी ब्लॉक पूरा भरने के बाद 3s1 स्टार्ट हुआ है और आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s1 में ही गया है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, ये तो नहीं होगा क्योंकि सी करेक्ट ऑप्शन है। Our last question, question number 10, which of the following gives hydrated salt। तो हमें बताना है कि इन चारों मेटल्स में से कौन सा हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आपको बता दूं कि अगर अब हाइड्रेशन का बात आए तो आप सबसे पहले देखिएगा कि सबसे छोटा मेटल कौन सा है, और यहाँ पे आप ऐसा डेटा भी याद रख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, एंड ऑप्शन डी इज सीजियम। तो सबसे छोटा मेटल लिथियम है और ये मोस्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, तो और यही कर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लिथियम।